वेरी गुड मॉर्निंग। दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश का कारण साइक्लोन का आउटर रिंग है। वो तो साइक्लोन जो है ना, उसका हम एक छोटा सा झलक आपको देते हैं। वैसे आपको साइक्लोन पढ़ाया जाएगा और बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन वाले बच्चे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ समझ रहे होंगे आज। हमारी लेखनी कहीं गायब हो जाती है, कहाँ हम रखते हैं उसको। नमस्ते। जयपुर में तो और तेज बारिश होगी। तूफान आएगा ही आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन है, वो है बहुत अच्छी मैगजीन है, साइंस रिपोर्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है। तो अगर आप साइंस रिपोर्टर मैगजीन को पढ़ सकते हो तो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 90% समस्या खत्म हो जाएगा। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई अच्छी बुक नहीं आती है और आपको कहीं न कहीं साइंस रिपोर्टर जैसी मैगजीन्स का सहारा लेना पड़ेगा। और हिंदू न्यूज़पेपर संडे वाले एडिशन को आप लोग पढ़ते रहिए। जो हमने आपको बताया मार्ग यही है। जो पढ़ने में अक्षम हैं या जो पढ़ने में बहाना बनाते हैं वही लोग जाएंगे और किसी कोचिंग संस्था का मटेरियल उठाएंगे और मैगजीन्स, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड मैगजीन्स उठाएंगे। आपको ये समझना होगा कि साइंस रिपोर्टर में जो ऑथर होते हैं, ये ऑथर भारत सरकार के, एनसीईआरटी के, बहुत सारे हमारे एकेडमिक विंग्स हैं गवर्नमेंट के। रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डीआरडीओ के लोग होते हैं। इन लोगों के द्वारा आर्टिकल्स लिखवाया जाता है। लेकिन ये जो मैगजीन्स पब्लिश होती है, जैसे मान लो कोई संस्था ने मैगजीन पब्लिश कर दिया, तो जो संस्थाएं मैगजीन पब्लिश करती है उसमें बच्चों को आकर्षित करने के लिए मटेरियल होता है। जैसे मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई पर्यावरण पे आर्टिकल आया हुआ है, तो साइंस रिपोर्टर में जब वो आर्टिकल आएगा पर्यावरण पे या पर्यावरणीय प्रदूषण पे, तो साइंस रिपोर्टर जो है वो नए रिसर्च को पब्लिश करता है और नए रिसर्च पे पूरा का पूरा फोकस बनाए रखता है। जैसे मान लो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन है, तो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन में क्या क्या नए फैक्ट्स आए हैं और क्या क्या पुराने फैक्ट्स हैं, क्या उनका फ्यूचर में इम्प्लीकेशंस होगा, ये सब लिखा रहता है। लेकिन वही जो कॉपी पेस्ट करने वाले या चोरी करके मैगजीन बनाने वाले लोग होते हैं, वो उसमें कथा, कहानी, दुनिया भर का डायलॉग, पर्यावरण से तात्पर्य क्या है, कुछ कुछ करके वो पर्यावरण से तात्पर्य क्या है वो भी गलत लिखे हुए हैं और किसी तरह से 4-5 चीजों को मिला करके एक मटेरियल बना करके आपको दे देते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि जो मैगजीन में मटेरियल आ रहा है कोचिंग वालों का, वो बहुत व्यापक मटेरियल है, अरे इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। लेकिन एक तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा रीडिंग हो जाता है और दूसरा क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। तीसरा क्या होता है कि
आप एनसीईआरटी को जो कि याद नहीं रख पाते, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होता है। अब मान लो कि हम आपसे कहें कि आपका कॉन्सेप्ट ज्वार, समुद्री धारा, या अभी जो मैंने पढ़ाया आपको सूर्यातप, हीट बजट, इसमें क्लियर है या नहीं, तो बहुत लोगों का 30-40% क्लियर होगा, क्योंकि उनको याद ही नहीं है। बहुत लोगों का 100% होगा याद, तो वो लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग वाले मैगजीन्स को पढ़ने के लिए ज्यादा पागल बने रहते हैं। एक तो उनको लगता है कोचिंग वाले ही आईएएस बनाते हैं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। स्टूडेंट अपनी प्रतिभा से बनता है, कोचिंग वाले उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और जो बहुत अच्छा टीचर बेस्ड कोचिंग है, जैसे मान लो टीचर ही उसमें मेन है, तो टीचर क्या कर सकता है कि वो 80% तक के स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है, 70% तक के स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है। वो एक्यूरेट टीचर होता है, वो बिल्कुल सटीक होता है, वो इधर उधर का बात नहीं करता है, उसको मालूम है कि क्या आएगा या क्या आने वाला है। ये टीचर्स का भी बड़ा डिफरेंस होता है आईएएस के सक्सेस में। और हम आपको सजेशन बस यही दे रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए कि साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, योजना, इस तरह के मैगजीन्स को आप पढ़ो। इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट है उसको देखो। तो ये जो 6-7 बिल्कुल एसेंशियल मटेरियल्स है, हिंदू न्यूज़पेपर, ये जब तक आप खुद से नहीं एक्सप्लोर करोगे तब तक बहुत मजा नहीं आएगा। और मेरी बात समझो, एक बहुत गहराई से कह रहे हैं आपको कि इन चीजों को जब आप यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू करते हो या आईएएस बनने की प्रक्रिया में आप आते हो, तब आपको इन पर बहुत मेहनत करना चाहिए। लेकिन 1.5 साल के बाद फिर इनका उतना पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीज लगभग आप पढ़ चुके होते हो। तो इनको भी बुक रीडिंग की तरह ही देखना चाहिए। करंट मैगजीन की जगह इनको बुक रीडिंग की तरह देखो, इनसे अभ्यस्त होने की जरूरत होती है। तो अगर आप इन मैगजीन्स और इन अखबारों को 1.5 साल तक कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हो, तो आने वाले जो 1.5 साल है, जब आप आईएएस बनने की प्रक्रिया में रहोगे, तैयारी के बाद जब आप एग्जामिनेशन में देने की प्रक्रिया में रहोगे, तब आपको यही मैगजीन्स और यही अखबार बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि वही चीजें रिपीट होते रहती है और मेहनत करते करते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स में पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा पढ़ते हो। पॉलिटिकल न्यूज का कोई प्रश्न बहुत नहीं आता है। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था आपसे कि करंट अफेयर ज्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इंडिया एंड वर्ल्ड, इससे ज्यादा संबंधित होता है। और बाकी सब करंट अफेयर है वो तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे है, या प्राइजेस पे है, या फिर जो एसएससी के लेवल पे ज्यादा काम आता है, या कहीं कहीं पीसीएस में कोई प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं वहां से। तो आप लोगों को ये समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो प्रारंभिक 1.5 वर्ष का पीरियड है आईएएस बनने का, उसमें ओरिजिनल मैगजीन्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक मैगजीन और हम ऐड करना चाहेंगे, ज्योग्राफी एंड यू, ज्योग्राफी एंड यू, भूगोल और आप। इस मैगजीन में भी बहुत कुछ रहता है। एक और मैगजीन है कुरुक्षेत्र, लेकिन ये मैगजीन बहुत सारा हो जाएगा। अब 1 महीने में आपके पास 7-8 मैगजीन है, तो 7-8 मैगजीन नहीं करना है आपको। कम से कम 3 मैगजीन्स तो जरूर देखना चाहिए। वो भी मैगजीन पूरा नहीं पढ़ा जाता है, उस मैगजीन के जो प्रिफेस होगा, जो प्रस्तावना रहती है, या जो उसका जो आर्टिकल्स का जहां पे क्या बोलते हैं उसको, सूची रहता है, लिस्ट रहता है, तो सूची में आप जाकर के देखो कि ये 3, 4, 5 हमारे लिए प्रासंगिक आर्टिकल्स हैं, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, न कि आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर दो। मान लो कि योजना में कृषि उत्पादकता के ऊपर में आर्टिकल आया हुआ है, तो आपको पढ़ना है, लेकिन यूरिया फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन की आवश्यकता क्या होगी, और नाइट्रोजन पे स्पेशल आर्टिकल्स अगर बहुत सारा आया हुआ है, तो बिल्कुल साइंस की तरफ चला गया, वो जीएस की तरफ नहीं है। उर्वरक पे आया तो जीएस हो गया, लेकिन उर्वरक में किसी पोटेशियम के ऊपर में अगर पूरा आर्टिकल आया हुआ है, तो उसको बस देख करके उसमें से 3 ही लाइन लेने लायक रहता है कि पोटेशियम की ये उपयोगिता है, वो आपका हो गया। बाकी पूरा आर्टिकल फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तो आर्ट होना चाहिए आपको समझने का और पढ़ने का कि हम मैगजीन से क्या लें और न लें। अब मान लो कि इजराइल और पैलेस्टीनियन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या इसको वेस्ट एशियन क्राइसिस भी कहते हैं, तो वेस्ट एशियन क्राइसिस तो कई बार ये हो चुका है सीरीज में। तो अभी इसमें पिछले 10 दिन में मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थी बस इसी में लगे हुए हैं, दुनिया भर का वीडियो देख रहे हैं, एक से एक कलाकार यूट्यूब पे आकर क्या क्या बकवास किए जा रहा है, एक से एक कार्टून अब उपलब्ध है। टीचर लोग ही कार्टून की तरह आजकल
वो क्या मतलब क्या बोलूं मैं उसको, भी तो यही हम कहेंगे कि वो भी एक तरह का भाषा का भी लालूफिकेशन हो गया है हमारे देश में, और अच्छे साइंटिफिक तथ्यों का भी प्रेजेंटेशन भी अजीब गंवार ढंग से लोग कर रहे हैं, तो उसमें लोग आनंद ले रहे हैं, घंटों घंटों अपना समय उसमें व्यतीत कर रहे हैं। अब उसमें वो सीखते क्या है, उसमें देखो सीखते क्या है कि इजराइल और जो इसमें कन्फ्लिक्ट है, तो मस्जिद का नाम क्या था, तो जगह का नाम क्या था, तो कितने ईस्वी में ट्रीटी हुआ, सारे लोग यही पढ़ रहे हैं। मुझे मालूम है कि वॉर कब हुआ था, उस वॉर में कौन मर गया था, कितने पैलेस्टीनियन अभी मर गए, कौन सा रॉकेट लॉन्च हो रहा है, तुम लोग सब ये फैक्ट पे लगे हुए हो। मुझे मालूम है, हम जानते हैं ना हिंदी माध्यम को, सब लोग इसी पे लगे हुए हो। प्रश्न ये पूछेगा ही नहीं, प्रश्न पूछेगा वेस्ट एशियन क्राइसिस का एनर्जी क्राइसिस से क्या लिंक है, वेस्ट एशियन क्राइसिस का वेस्ट एशियन क्राइसिस में इंडिया का रोल क्या है। वेस्ट एशियन, देखो दो प्रश्न बताया, वेस्ट एशियन क्राइसिस का जो बाईपोलर जो जियोपॉलिटिक्स बन रहा है, एक इस्लामिक वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लामाइजेशन और इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामिक फोर्स और इस्लामिक लॉज, इसको पूरा इंप्लीकेट करने के लिए 56-57 कंट्रीज भी इसमें एकजुट हो गए हैं। अब बाकी देश हैं, तो एक इस्लामिक वर्ल्ड है, दूसरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, बीच में भारत जैसा नाम कंट्री है जो कि न इधर है न उधर है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये जो बाईपोलैरिटी बन रहा है, उससे जियोपॉलिटिक्स कैसे प्रभावित होगा। जैसे मान लो चाइना है, वो इस्लामिक वर्ल्ड के आज साथ है। चाइना तो इसलिए साथ में है क्योंकि यूएस इजराइल के साथ है, तो यूएस, जर्मनी, फ्रांस और यूके, ये सारे देश चले जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, ऑक्सीडेंटल जिसको कहते हैं, ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं। आर्म्स का ट्रीटी हो गया, सप्लाई का अमेरिका ने वो भी कर दिया। लेकिन ये दो वर्ल्ड बनता है, तो ये बाईपोलर जो संघर्ष होगा, जो पावर स्ट्रगल होगा, उसका विश्व पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, न कि कितने हताहत हुए, कौन सा बम छोड़ दिया, कहां पे मस्जिद है, मस्जिद का नाम क्या है, कितने ईस्वी में जीव्स वहां पे आए, और ईसा वाला जहां पे क्रॉस हुआ था, जो शूली पे चढ़ाया गया था उनको, तो ईसा मसीह वाला प्लेस का नाम क्या है। ये सब फैक्ट रट रट के कोई आईएएस नहीं बना है, लेकिन तुम लोगों का सारा इंटरेस्ट एरिया वहीं पर है। मैंने सोचा कि आज इस तरह का बहुत सारा बीच बीच में लेक्चर लेकर के आप लोगों का जो पढ़ने का तरीका है या सोचने का तरीका है, उससे कैसे डिवेट किया जाए। हम भी यूट्यूब पे रहते हैं, बहुत सारे वीडियो पाकिस्तान के कुछ नवयुवक हैं वो डाल रहे हैं, उनको तो जिहाद ही करना है। कुछ भारत के नवयुवक डाल रहे हैं, वो विचित्र विचित्र फैक्ट पेश कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आयरन डोम सिस्टम क्या है, अगर साइंस टेक के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो इसमें से कौन सा प्रश्न आएगा, आयरन डोम। अब आयरन डोम कैसे फंक्शन करता है ये तुमको पढ़ना है। आयरन डोम ने कितने मिसाइल्स को गिरा दिए और क्या हो गया और फेल कर गए, सब क्या बकवास चलते रहता है मीडिया पर यार, मेरा कुछ समझ में नहीं आता है। और तुम लोगों को भी हम देखते हैं, देखो जानते हैं हम तुम लोगों को अच्छी तरह से। हिंदी माध्यम मैंने 10-12 साल हमने हिंदी माध्यम में एक बैच तो पढ़ाया ही है ना, साल में 2-2 बैच तो पढ़ाया है ना। इंग्लिश में 4 बैच पढ़ाया, लेकिन हिंदी में भी 1-2 बैच मैंने रेगुलरली पढ़ाया, और हिंदी में बड़ी भीड़ आती थी, आज भी आती है, सबसे ज्यादा लोग आते हैं। तो हमको मालूम है कि उनका सोचने का तरीका क्या है, उनका आनंद का विषय क्या है, वो डिस्कशन किस पे करेंगे। इजराइल पैलेस्टीन संघर्ष में हम लोगों को कम्युनल एंगल से नहीं देखना है। क्यों देखें भाई, हमारा क्या काम है, हम वहां पे क्यों देखें कि मुसलमान मर गया है, यहूदी मर गया, किसका जमीन है क्या। हमको तो देखना है कि हमारा राष्ट्र का के पर्सपेक्टिव से देखना है कि ये जो वेस्ट एशियन क्राइसिस है उसका भारत पर क्या इंपैक्ट होगा, एनर्जी क्राइसिस पर क्या इंपैक्ट होगा, एनर्जी इक्वेशंस कैसे बदलेंगे। अभी ईरान में देखो क्या हो गया, तो ईरान में ओएनजीसी ने गैस फील्ड का खोज किया। अब गैस फील्ड खोज किया और ओएनजीसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो ईरान ये सब धोखेबाज कंट्री है। हमको लगता है क्यों गया था ओएनजीसी बेचारा, अपना टाइम और पैसा और टेक्नोलॉजी खर्च करके सब कुछ मेहनत करके निकलता है, तो ईरान में लोग कहे कि ना भैया तू बाहर जा। अब भारत ने काउंटर में क्या किया कि वहां से जो ऑयल एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट करता था, ऑयल इंपोर्ट को उसने घटा दिया। अब ये तो और एक ऐसा ड्रामा है, मुझे लगता है कि उससे क्या ही हो जाएगा। आपको कुवैत से तो लेना ही है तेल, आपको कहीं किसी और देश से तो लेना ही तेल है।
तो क्या करेंगे आप तो, भारत तो फंसा हुआ है ना एनर्जी क्राइसिस के कारण, एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं हमारे पास, तो हम लोग करें तो क्या करें? तो ईरान के आगे घुटना टेकना ही पड़ेगा आपको। अब ईरान जो मनमौजी मनमानी कर दिया, ये बहुत देखो कितना गलत है इथिकली। तो इन राष्ट्रों का कुछ है नहीं इथिकली। और इन लोगों का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है कि चाहे आप कितना भी इनके फेवर में डिसफेवर में जो भी आप करोगे, अंत में ये सब इस्लाम के नाम पे यूनाइट हो जाना है इनको। अब ये सारा अब्दुल शाह अब्दाली वाले केस में क्या हुआ था बताओ? तीसरा पानीपत का बैटल में क्या हुआ था? ये तो पूरे इतिहास में यही है कि भारत में अवध और भारत में जो रामपुर का सब सारा नवाब और सब साथ हो लिया। अब ये तो कहानी है। तो भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनना है अगर, तो सबसे पहले तो एनर्जी क्राइसिस को खत्म करना होगा, नहीं तो ये डिपेंडेंसी ऑन वेस्ट एशिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। भारत खुल के ना किसी का सपोर्ट कर सकता है, न किसी से बैर ले सकता है। उसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है एनर्जी क्राइसिस। अब इसमें हम लोग के पास सोलर प्लांट ही एक रास्ता नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने चारों तरफ खोज लिया है, हमारे पास गैस और तेल नहीं है। तो सोलर एनर्जी, ट्रॉपिकल कंट्री नेपाल एनर्जी के अलावा, न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा, और हाइडल पावर में भी इतना पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि हाइडल पावर नेपाल के पास था। और नेपाल को नेपाल ने कहा कि मुझे अपना एक राज्य बना लो। वहां के राजा बोले कि हमको अपना एक राज्य बना लो। नेहरू जी ने कहा नहीं, आप स्टेट रहो। अब सारा पानी तो भूटान और नेपाल के पास से हिमालयन वाला, तो सारा तो चला गया। नेहरू जी हमको किसी दिन अगर मिल जाए ना, तो हम तो बढ़िया से हिसाब लें उनसे, ऊपर जाएंगे मर के, तो हम उनसे पूछेंगे कि ये सब क्या करके गए देश के लिए। कश्मीर भी फंसा दिए, ये पूरा नेपाल को क्यों नहीं स्टेट बनाया? मेरे समझ में नहीं आया कि नेपाल एक बफर स्टेट रहेगा, उतनी दूर तक हम लोगों को सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। सीमाएं काहे को सुरक्षित रहेंगी? चाइना नेपाल को इन्फ्लुएंस करके आपके सीमा तक घुस आएगा, क्या कर लोगे आप? क्या कहूं मैं, भारत का भविष्य, भारत में इंटरनल फोर्सेस भी बहुत, अभी भारत को कैसे मेलाइन किया जाए, ये जो कल किट वाला, जो टूल किट वाला जो कंट्रोवर्सी उठा है, वो टूल किट वाले कंट्रोवर्सी पे भी तुम लोग देखो कि क्या उसका सच्चाई है नहीं है। लेकिन ये बात तो सच है कि भारत में अगर एक भी कुछ गड़बड़ होता है तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ के सत्ता और यहाँ के जो मूल, क्या बोलूं मैं, राष्ट्रीय एकता की जो भावना है, उसी पे सबसे पहले लिखना शुरू करता है आर्टिकल्स। तो ये कौन करवाता है? ये हमारे देश के अंदर के ही फोर्सेस हैं, वही करवाते हैं। कि वही कहानी है कि एक आदमी है अकेले, राणा सांगा लड़ रहा है बेचारा, या कोई एक मराठा लड़ रहा है तो बाकी लोग शांति से देख रहा है, कोई पृथ्वीराज लड़ रहा है तो बाकी लोग सब बैक ट्रैक किए हुए हैं, छुरा घोंपने को तैयार है। ऐसे ही है भारत, ऐसे ही चलते रहेगा भारत, ऐसे ही खंड खंड में बढ़ता रहेगा भारत। ये तो सत्य है, इससे अलग कुछ नहीं मुझे दिखता है। भारत में बैठे हुए राजनेता भारत के अखंडता और सिर्फ सत्ता के संघर्ष के लिए, भारत के अखंडता और भारत में जो मूल भाव, भारत में आकर के देखोगे तो बड़ा एकत्व है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है एज सच। ये भेदभाव की भावना अभी कुछ 15-20 साल 30 साल से, मतलब 90 के बाद ये भेदभाव भड़कना शुरू हुआ है। अब ये उचित नहीं है। तुम लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो तुम लोगों को बहुत ही बैलेंस्ड व्यू रखना होगा। हम किसी का एसएमएस नहीं देख रहे हैं अभी, और देखेंगे भी नहीं। लेकिन जो रोज की घटनाएं, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है सर, वो तो गांव में अब फैल रहा है बहुत तेजी से। युद्ध अब कहीं नहीं होगा, तुम ये मान के चलो। थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ नहीं होगा, डायलॉग बाजी होगा। सबको पता है कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मानवता ही खत्म हो जाएगी, इसलिए युद्ध नहीं होने वाला है। हाँ, महासागरीय नितल पे हम बात करेंगे, चिंता मत करो।
हमारा ज्योग्राफी का जब क्लास होगा ना, तो उसमें हम एक क्लास ऐसा भी रखेंगे जहां पे आप अपने टॉपिक्स को लिख के मुझे दे दो, ताकि हम उन टॉपिक्स पे एक स्पेशल क्लास लेकर के, जो आपको लगेगा संतुष्टि, या 2-3 क्लास वैसा लेकर के हम कोर्स को समाप्त करेंगे। चलो आज शुरू करते हैं। और आप लोगों को जो मैंने मैगजीन पढ़ने का निर्देश दिया है, या जो मैंने करंट अफेयर में यूट्यूब चैनल से बचना और उसमें वास्तविक प्रश्न क्या होंगे उसके विषय में जो हमने बात किया है, उस पर आप जरूर ध्यान देना। अब लिखो, विषय है आज का कल हमने क्या करवाया था? हाँ, ओके। पोलर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर बेल्ट मैंने कल पढ़ाया आप लोगों को। अब आप लिखिए पवन तंत्र, वैश्विक पवन तंत्र। पवन क्या है, पवन के प्रकार क्या हैं, तो एक लिस्ट बनाओ। सबसे पहले तो आप लिखो पवन, वैश्विक पवन तंत्र पे बात करते हैं। वैश्विक पवन तंत्र, मेरा यार पेन ही नहीं आज मिल रहा है, कैसे लिखें भाई? चलो थोड़ा सा पहले लिखवाते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। जो दाब पेटियां हैं ना, उसको मैंने कल समझाया था, और पवन तंत्र के साथ दोबारा समझा देंगे, ठीक है? समझने की चिंता नहीं करो। लैंग्वेज टफ लग रहा है, इसका मतलब है कि आपकी हिंदी यूपीएससी के लायक नहीं है। थोड़ा मेहनत करो। अब हिंदी भी टफ लग रही है, तब इसका क्या उपाय है? वैसे मैंने देखा है कि हिंदी के कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कर दो हिंदी मीडियम बैचेज में, तो कई लड़के हिंदी माध्यम वाले चिढ़ जाते हैं। वो सीखने के बजाय टीचर को ही चाहते हैं कि तू अपना ढंग ठीक कर। ये है, एक अनुभव है मेरा। तो इंस्टेड ऑफ जो हमने भाषा लिखवाई है, उतना तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। चलो ओके, लिखो वायु के क्षैतिज संचरण आईटीसीजे, डोल ड्रम, दाब पेटी दोबारा समझाएंगे।
कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होगा। ITCZ तभी समझ में आएगा जब आप व्यापारिक पवनों को समझोगे, हेडली सेल और त्रिकोशिकीय संचरण को समझोगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप SMS लिखना बंद कर दो और ऐसा कभी मत लिखा करो कि ये समझाना है वो समझाना है। मुझे मालूम है आपको कब क्या कैसे समझाना है। कम से कम इतने दिन से क्लास किए तो अब तक ये अक्ल हो जाना चाहिए। चलो लिखो, वायु के क्षैतिज संचरण जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर दाब प्रवणता बल के दिशा के समानांतर एवं समदाब रेखाओं के लंबवत प्राप्त होती है, लंबवत प्राप्त होती है, उसे पवन कहते हैं। नेक्स्ट, पवन का नामकरण उत्पत्ति के दिशा के आधार पर होता है। उत्पत्ति के दिशा के आधार पर होता है। उत्पत्ति के दिशा के आधार पर होता है। फिर लियो, पवन के उत्पत्ति जन्य कारक पवन के उत्पत्ति जन्य कारक
पहला है उत्पत्ति जन्य कारक में दाब प्रवणता बल। यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कार्य करता है। यदि पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी दाब प्रवणता बल, यदि पीजीएफ 20 MB है यदि पीजीएफ 20 MB है तो पवन का वेग विंड वेलोसिटी 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये मैंने आपको एक इंडिकेशन दे दिया, आप इसको लिखिए, फिर हम पीजीएफ को एक्सप्लेन करते हैं, दाब प्रवणता बल को एक्सप्लेन करते हैं। और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार आपके कंसंट्रेशन खराब होने के कारण छोटी चीजें आपके समझ में नहीं आती हैं और ब्लेम आप टीचर को कर दोगे। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि यहां पर हाई प्रेशर है, एक स्थान है X हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, यह स्थान है Y। कोई कष्ट? ये मान लेते हैं X हमारा इलाहाबाद है, ये लो, और Y हमारा पैट्सबर्ग है यानी पटना है। पटना में कोई नहीं पटता है, लेकिन दिल्ली में आकर के पटना बहुत आसान होता है, क्योंकि पटना में क्या है? पटना। ये भी एक सत्य है। खैर, ये तुम ऐसे ही, कई बार मेरा मूड इधर उधर होते रहता है। वो मैंने इसलिए कहा कि मैंने लोगों को देखा है, स्टूडेंट्स को भी देखा है, अपने टाइम में भी देखा था जब हम भी स्टूडेंट थे, कि यहां से ट्रेन में लोग शॉर्ट्स में बैठते हैं और छोटे टी शर्ट्स में, और पटना उतरने के पहले प्रॉपर पैंट शर्ट जूता पहन लेते हैं बाप को दिखाने के लिए, या सलवार सूट आंचल सब आ जाता है सामने। इसीलिए मैंने कहा कि पटना में पटना बहुत आसान नहीं है, लेकिन पटना से बाहर पट जाना। चलो यहां ध्यान दो। ये हाई प्रेशर सिस्टम मान लो है, तो हाई प्रेशर को यहां हमने मान लिया कि ये 1020 MB है, 1020 MB है, और लो प्रेशर यहां मान लिया हमने 1000 MB है ना? तो 1020 यानी ज्यादा
मान लो ये तो क्या है, ये हाई प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर का रिंग है, ये लो प्रेशर का रिंग है। अब हाई प्रेशर के आगे देखो इस तरह से समदाब रेखाएं दोनों तरफ से इस तरह से खींची हुई रहेंगी। तो ये 1020 का समदाब रेखा है, तो ये 1018, 1016, 1014, 1012, 1000 ऐसे करके होगा। दो दो के इंटरवल पे आप कर लो, है ना। तो अगर आप दो दो के इंटरवल पे ये कर लोगे, तो ये जो लाइन हमने इधर ड्रॉ किया, हमने लाइन ड्रॉ किया इस हाई प्रेशर सेंटर से लो प्रेशर सेंटर की ओर। तो ये जो लाइन हमने, जिसको हम अभी दिखा रहे हैं येलो कलर के द्वारा हमने आपको दिखाया, यही लाइन पीजीएफ है, यही पीजीएफ कहलाएगा। समझ में आया? पीजीएफ क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ग्रेडियंट मतलब अंतर, दाबांतर। अब इसका दाबांतर कितना है? 20 MB। तो अगर 20 MB दाबांतर है तो पवन गति क्या होगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा एक अनुमान लगाने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ स्थापित नहीं है, लेकिन मोर और लेस इसी थ्योरी पे पवन का वेग निर्धारित किया जाता है। मान लो कि कहीं किसी पवन का वेग 30 MB है, सॉरी पीजीएफ 30 MB है, तो कितना होगा जल्दी से बताओ लिख करके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 54 आ गया। अब कितना आसान हो गया देखो, कोई फिजिक्स नहीं है इसमें। पीजीएफ मतलब क्या हुआ? दाबांतर। बताओ, अगर यहां पर हमने 130 कर दिया, 130 कर दिया और 1000 इधर है, अब पीजीएफ कितना है लिख के बताओ। बिल्कुल सही। तो विंड का वेलोसिटी क्या होगा? विंड वेलोसिटी एक बार फिर से बता दो। 30 MB का पीजीएफ है, विंड वेलोसिटी क्या होगा? बिल्कुल सही, 54। यानी यहां पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पवन चलेगी। अभी बताओ, पवन की दिशा पीजीएफ के कैसे होती है? ये देखो रहा पवन, तो पवन की दिशा पीजीएफ के समानांतर होती है या नहीं? जल्दी बताइए। पवन दिशा पीजीएफ के समानांतर है या लंबवत? आप ही से पूछ पूछ के पढ़ाना है मुझे। समानांतर है। अभी बताओ कि पवन दिशा समदाब रेखाओं के लंबवत है या समानांतर? पवन दिशा समदाब रेखाओं के
लंबवत है या समानांतर? लंबवत है। सभी लोगों का सही उत्तर आ रहा है। सही उत्तर लिखने लगते हो तो दिल खुश हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है। बहुत अच्छे, 100% सही लिख रहे हो। बहुत सुंदर, अद्भुत। कई बार तो ऑप्शनल में भी बच्चा इस तरह के कॉन्सेप्ट में फंस जाता है, जबकि हम बहुत क्लीन पढ़ा रहे हैं, क्लीन पढ़ाते भी हैं, स्पष्ट दिखना चाहिए स्टूडेंट को। अब देखो, तो आपने पीजीएफ पढ़ लिया, अब आगे सुनो। ये बताओ, पीजीएफ का पवन गति के साथ किस प्रकार का संबंध है? समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? पीजीएफ का पवन गति के साथ किस प्रकार का संबंध है? समानुपाती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहे हो, सब लोग का सही है। समानुपाती, बिल्कुल सही। ऑपोजिट लिख रहा है एक लड़का, कौन है ये? इनवर्सली लिख रहा है कुछ, गलत। समानुपाती संबंध है मेरे भाई। पीजीएफ बढ़ाएंगे तो पवन गति बढ़ रही है। पीजीएफ 20 है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा चली पवन। पीजीएफ 30 है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा चली पवन। ठीक है, बहुत अच्छे। अब लिखिए दूसरा पॉइंट। दूसरा लिखिए, कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव। अब देखो, हमने कोरियोलिस बल और बादल पर 2 वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल पे डाल दिया है। अब इसका सबसे बड़ा फल क्या है कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता बार बार। तो आप लिखो, कोरियोलिस बल में फेरेल नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विस्थापन होता है। तो पवन का विस्थापन होगा। तीसरा लिखो, अब ऑप्शनल में तो बहुत सारा नियम है, जैसे बाय बैलेट्स लॉ पढ़ा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी गहरे फिजिक्स की आपको कोई आवश्यकता होगी कि बाय बैलेट्स लॉ पढ़ाया जाए, इसलिए इसको छोड़ते हैं। और तीसरा कारण लिखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में हिंदी होगा अभिकेंद्रीय त्वरण। आप लिख सकते हो कि वायु या पवन जब केंद्र की ओर प्रवेश करती है
तब उसकी गति में वृद्धि होती है, उसकी गति में वृद्धि होती है, क्योंकि कोणीय संवेग का संरक्षण नियम लागू होता है जबकि केंद्र की ओर रेडियस ऑफ रोटेशन घटता चला जाता है। रेडियस यानी घूर्णन की त्रिज्या, अर्थात जो डिस्टेंस होता है वो घटता चला जाता है। अभी देखो चक्रवात भी आया है, तो चक्रवात का बाह्य वलय दिल्ली राजस्थान के ऊपर में है, लेकिन उसका जो केंद्र है वो गुजरात की तरफ था। तो गुजरात में इतनी भीषण तबाही, राजस्थान में आंधी पानी के साथ पूरा वर्षा, दिल्ली में रिमझिम और सुहावना मौसम। नेक्स्ट लिखो, हाँ तो ऑब्वियसली एमपी भी शामिल कैसे नहीं होगा बताओ। तो सर्कल है ना, चक्रवात तो एक सर्कल है, तो सर्कल में तो एमपी भी आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। एमपी में भी वैसे ही दशाएं होंगी जो अभी राजस्थान में। अब तुम देखोगे तो उदयपुर में ज्यादा वर्षा हो रही होगी, जयपुर में उससे कम, दिल्ली में उससे कम। तो जैसे ही साइक्लोन के सेंटर से हम लोग दूर जाते हैं तो वर्षा घटने लगती है। देखो यहां पे ये जो हमने मान लो कि इस तरह का साइक्लोन बना हुआ है या संचरण है, तो वायु जब केंद्र की ओर प्रवेश करती है इस तरह से, और ये सेंटर है, तो ये रेडियस r है ना, और अगर ये रेडियस हम बड़ा वाला लें तो ये r2 है। तो वायु जब इधर बाहरी भाग में है तो देखो इसका रोटेशन कितना लंबा है, और जब आंतरिक भाग में है तो इसी का रोटेशन कितना छोटा हो जाता है। तो डिस्टेंस अंदर में कम हो गया, लेकिन वायु में जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, वो तो वही रहता है। अब चूंकि इस विषय को उठा लिया इसलिए इसको समझने की कोशिश करो। सब लोग ध्यान से सुनो शुरू से। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप में ताकत है
100 इकाई का। आपसे कहा गया कि आप 100 मीटर दौड़ो, और दूसरे से कहा गया जिसमें इकाई भी है आप ही इतना, शक्ति उसमें उतना ही है, पावर उतना ही है, उससे कहा गया आप 1000 मीटर दौड़ो। तो 100 मीटर वाला ज्यादा तेज भागेगा, जबकि दोनों में पावर एक है, या 1000 मीटर वाला ज्यादा तेज भागेगा? जवाब दो। अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों में शक्ति बराबर हो, एक को 100 मीटर भगाएं, दूसरे को 1000 मीटर भगाएं, तो तेज कौन भागेगा? 100 मीटर वाला भागेगा ना। उसी तरह से है कि पवन को अगर बड़े सर्किल में घुमाओगे तो उसकी ताकत वही है, लेकिन उसका वेलोसिटी कम होगा। और वही पवन जब केंद्र की ओर मुड़ जाती है और केंद्र के अंदर में जब घूमने लगती है, तो उसका क्या हो जाता है? उसका जो रेडियस ऑफ रोटेशन है, जो हम आर दिखा रहे हैं, वो छोटा हो जाता है, लेकिन उसकी ताकत वही रहे। अगर ताकत वही रहे, ताकत घटाना बढ़ाना नहीं है, ताकत वही रहे, तो रोटेशन अंदर में क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा, और केंद्र की तरफ मुड़ते हुए वायु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है। अब इससे सिंपल क्या पढ़ा है बताओ? है ना, सब लोग लिखा 100 मीटर वाला। पता नहीं कौन है जो 1000 मीटर लिख दिया है, हो सकता है उससे एक शून्य ज्यादा चला गया हो। ओके, नेक्स्ट। अब आप लिखिए पवन के प्रकार। पवन 3 प्रकार का होगा। पवन के प्रकार। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम न तुम्हारी पढ़ने की उम्र रह गई, न पढ़ाया जाना चाहिए, और न वो सब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो सब अब सीखने का उम्र नहीं है तुम्हारा। वो सब 7वां 8वां 9वां 10वां में 12वां तक सीखा जाता है। अब तो तुमको प्रैक्टिकली समझना है कि हो क्या रहा है, क्योंकि यूपीएससी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछने वाली है, वो पूछने वाली है कि पवन की गति केंद्र की ओर क्यों बढ़ रही है और क्या होगा उसका परिणाम, विनाश कहां होगा साइक्लोन में। इसलिए आपको हम हिंट दे रहे हैं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। साइक्लोन भी एक पवन तंत्र है, इसलिए कुछ सोच करके ही कोरियोलिस, पीजीएफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3 चीजों को बताया गया है। आगे लिखिए।
तीन प्रकार के पवन होते हैं। पहला लिखिए, वैश्विक पवन अथवा प्रचलित पवन अथवा प्राथमिक संचरण। प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन, टर्शियरी सर्कुलेशन। प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्शियरी। बोर्ड पे ज्यादा इसलिए नहीं आज लिख रहे हैं कि मेरा जो लिखने वाला एक्चुअल पेन होता है ना, पता नहीं कहाँ चला गया है, कहीं किचन में रख दिया, कहाँ डाल दिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। इससे तो स्क्रीन घिस जाएगा ना, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं। प्राइमरी सर्कुलेशन में लिखो, ये वैश्विक पवन होता है, ये होता है वैश्विक पवन, ये होता है प्रादेशिक पवन, ये प्रादेशिक पवन होता है, ये होता है स्थानिक पवन, है ना। ये जो होता है ये वर्ष भर नियत होता है, ये वर्ष भर नियत है। इसकी दिशा निश्चित होती है, इसका अक्षांश भी लगभग लिखना ही होगा, लगभग निश्चित होता है, नियत होता है। समझ गए? और एक और लिख सकते हो कि ये पवन जलवायु प्रदेश से संबंधित होते हैं एवं जलवायु प्रदेश का निर्माण भी करते हैं, जलवायु प्रदेश से संबंधित होते हैं। यह है प्राइमरी सर्कुलेशन। अब 3, 4, 5 पॉइंट में पूरा का पूरा सार समझ में आ गया होगा तुमको। प्राइमरी सर्कुलेशन है कौन कौन, ये भी लिख लो। तो पहला है विषुवतीय पछुआ, दूसरा है व्यापारिक पवन, तीसरा है पछुआ और चौथा है ध्रुवीय पूर्वा, जिसके विषय में आपको मैंने बताया है इन चारों के विषय में, लेकिन आज बहुत डिटेल से बताएंगे, है ना। तो अब आप इस बॉक्स को अलग करिए। अब आइए सेकेंडरी में। प्रादेशिक पवन का पहले उदाहरण ही लिख देते हैं। जैसे मॉनसून क्या है? मॉनसून एक प्रादेशिक पवन है। चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सब होता है प्रादेशिक पवन होता है। वायु राशि, जेट धारा, वाताग्रीय संचरण, ये सब क्या होगा? ये सब प्रादेशिक पवन होता है। अब प्रादेशिक पवन वैश्विक न होकर के ये होता है उपमहाद्वीपीय। ये उपमहाद्वीपीय पवन है। वर्ष भर नियत न होकर के ये हो जाता है आपका मौसमी, या इसको आप लिख सकते हो ऋत्विक। ऋतुओं के अनुसार चलता है, मौसम के अनुसार चलता है, वर्ष भर नियत नहीं होता है। इसकी दिशा होती है, निर्धारित होती है वैश्विक पवनों के द्वारा।
इसकी दिशा निर्धारित होती है वैश्विक पवनों के द्वारा। यानी कि जो मॉनसून है वो व्यापारिक पवन निर्धारित करेगा, चक्रवात है अगर उष्णकटिबंधीय है तो व्यापारिक पवन, अगर समशीतोष्ण कटिबंधीय है तो पछुआ पवन। उसी तरह से वायु राशियों की दिशा का निर्धारण भी, अगर गर्म वायु राशि है तो पछुआ, ठंडी वायु राशि है तो ध्रुवीय पूर्वा। इनकी अपनी कोई दिशा नहीं होती है, इनका दिशा निर्धारण करता है प्राइमरी सर्कुलेशन। इनका जो अक्षांश है, इनकी अक्षांशीय दशा परिवर्तनशील होती है, नियत नहीं हो सकती है, ये परिवर्तनशील होती है अक्षांशीय दशा। और ये जलवायु प्रदेश का निर्माण न करके ये मौसमी तंत्र का निर्माण करते हैं। ये जलवायु नहीं बनाते हैं, मौसमी तंत्र का निर्माण करते हैं। हमने आपको मौसम और जलवायु में अंतर क्या है ये पहले ही क्लास में समझाया हुआ है। अब जिन लोगों ने क्लास मिस किया है वो अपना सोचते रहिए। अब आइए स्थानिक पवन में। तो स्थानिक पवन का तो भाई अलग से वर्गीकरण करके पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे लू है, शिनुक है, फौन है। इस तरह का जो होता है ना पवन, इसको हम लोग स्थानिक पवन कहते हैं। ये आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, पीटी में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्थानिक पवन है। स्थानिक पवन में आपको देखना है कि ये क्या होता है, ये किसी विशिष्ट स्थान पर प्राप्त होगा। ये है ना, जैसे समुद्र का तट है, पर्वत और घाटी है, लिख लो समुद्र का तट, पर्वत, घाटी। कोई मरुभूमि का भाग है, कोई समुद्र का भाग है, कोई बेसिन का भाग है, सब लिख लीजिए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन शेष न रहे। फिर ये दैनिक होते हैं, इनकी प्रकृति होती है दैनिक होंगे या मासिक भी हो सकते हैं ये, लेकिन दैनिक ज्यादा होते हैं ये। या ये आवरली भी होते हैं, घंटे प्रति घंटे प्रति घंटे। यानी ये क्या हो गए, अल्पकालिक। ये अल्पकालिक हो गए, घंटों के लिए आ सकता है, एक दिन के लिए है, रात दिन में 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटे प्रदेश में कम डिस्टेंस पे। अब इनकी दिशा निश्चित नहीं होती है, इनकी दिशा होती है परिवर्तनशील। इनकी दिशा होगी, इनकी दिशा परिवर्तनशील होगी और इनकी दिशा में व्युत्क्रमण भी देखा जा सकता है। दैनिक व्युत्क्रमण ये भी हो सकता है, दैनिक व्युत्क्रमण, या दिशा इनकी परिवर्तनशील होती है। और जैसे मान लो कि लू है, तो लू आता तो पश्चिम से है, लेकिन वो पश्चिम से भी आ सकता है, कभी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, कभी उत्तर पश्चिम हो जाएगा, कभी साउदर्ली हो जाता है। वो उसका कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते रहता है। अब ये क्या है कि ये एक और विशेषता है कि ये दैनिक मौसम को प्रभावित करते हैं। दैनिक मौसम को ये प्रभावित करते हैं। पवन का 3 वर्ग, तीनों आपके सामने में है विशेषताओं के साथ। कोई कष्ट हो बताओ।
मौसम का कितना प्रभाव होता है इंसान के मस्तिष्क पर। आज सुबह से बारिश हो रही है, मेरा मन बहुत खुश है। एक बार बैठ के बारिश में चाय पी चुके हैं। बस पानी कम पी रहे हैं। रायबरेली में बारिश शुरू हो गई, एंजॉय करो। जहां जहां भी बारिश हो रही है ना, एक बार मुझे लिख करके बताओ। धीरे धीरे बारिश फैलेगी और ये देखो मुंबई से दिल्ली और यूपी की तरफ एकदम डायगोनल ये फैलती चली जा रही है। हरियाणा में भी रेन चल रहा होगा। झांसी में हो रही है, झांसी में तो होनी है, इटावा में तो हो ही रही होगी। तो ये फसल के लिए नुकसान करेगा, अच्छा है क्या है अभी बताओ ये कुछ। इलाहाबाद में हो रही है, रोहतास जिले में भी बारिश शुरू हो गई है। मौसम फिर से माहौल बना रहा है। ये लैंग्वेज। प्रयाग में 2 दिन से सूर्योदय नहीं हुआ है। संत कबीर नगर में बारिश हो रही है, अच्छा है सर। भोपाल में बारिश हो रही है, गाजीपुर में हो रही है, यूपी में सहारनपुर में भी हो रही है। फसल के लिए अच्छा है ना ये। कौन सी फसल? ये तो देखो, प्रकृति में अगर इंसान को लगता है कि यहां दुख है तो वो दुख कहीं सुख का कारण बन जाता है। बिना सुख के कोई दुख नहीं आता है, इसको समझना बहुत जरूरी है जिंदगी में। साइक्लोन कहीं पर अगर तबाही ला रहा है तो कहीं रिमझिम वर्षा भी कर रहा है, कहीं फसल के उत्पादन में वृद्धि भी कर रहा है, कहीं लोग आनंदित बैठे हैं, कहीं लोग रोमांस कर रहे हैं। तो कहीं तबाही है तो कहीं रोमांस है। इसलिए जो भी प्राकृतिक परिघटनाएं घटती है उनके पीछे प्रकृति के रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है। वैसे ही आपके जीवन में भी होगा। आपके जीवन के एक फेज में अगर दुख का बादल मंडरा रहा है तो आप ये मान करके चलो कि आने वाले चरण में, आने वाले फेज में कहीं न कहीं सुख की वर्षा होनी है। और ये मेरे जीवन का भी अनुभव ऐसा ही है और मेरे जीवन का सार भी यही है कि जब भी दुख के बादल मंडराए तो हमने सोचा कि शायद ये दुख का पीरियड क्यों आया। मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया प्रकृति पे, नियति पे, भाग्य पे। लेकिन उसके बाद जो फिर धूप छांव का खेल ना ये चल रहा है जिंदगी में। तो आप लोग कभी भी अगर कोई ऐसा दुख का समय आता है तो वो परमानेंट नहीं होता है। वो आपका वो कोई फिक्स डेस्टिनी नहीं है। आप टाइम के साथ वो चीजें हील करती हैं और नई चीजें आती हैं। प्रकृति का नियम है कि अगर वो बैलेंस करता है, लॉ ऑफ एवरेजेस काम करता है, एक औसत काम करता है जीवन में भी। तो अगर कहीं पर कोई बुरी घटना घट रही है तो उसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई अच्छी घटना भी उसी क्षण प्रेरित हो रही है।
या उसके कुछ समय अंतराल के बाद प्रेरित होगी। तो आप लोग अपने लाइफ के इस म्यूजिक को समझो और कभी भी व्यथित महसूस नहीं करो, कभी भी बहुत दुखी महसूस नहीं करो। जब when कहते हैं ना when chips are down, जब परिस्थितियां गंभीर लग रही हो तो। और स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी करता है उसको तो यही लगते रहता है कि चिप्स आर डाउन, हर समय लगता है कि हम तो अभी पता नहीं क्या होगा मेरा। एक असुरक्षा का भाव उसके मन में रहता है और वो असुरक्षा के भाव में रहने के कारण बहुत सारी गलतियां करता है, मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को पीड़ा भी देता है। उसका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है अपने दोस्तों के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, वो भी थोड़ा बदलता है वो। लेकिन सच ये है कि इस पीड़ा का जो पीरियड है, इसको जितने लोग निकल जाएंगे वो फिर वही तब के सोना बनते हैं, खरा सोना बनते हैं। और आईएएस हो ना हो, पीसीएस में हुआ ना हुआ, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व का विकास है, अगर वो एक साधारण कोई, अगर साधारण तो नहीं कहेंगे, शिक्षक का जॉब भी करता है या कोई बिजनेस भी करता है, खेती भी करता है, तो बाकी लोगों से, बाकी कृषकों से, बाकी बिजनेसमैन से वो अलग दिखता ही है, क्योंकि उसके अंदर में जो नॉलेज का बेस बन चुका है ना, वो उसका पूरा जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। तो आईएएस की तैयारी के क्रम में सिर्फ ये मत सोचो कि आप इतिहास, भूगोल और बस ज्ञान अर्जित कर रहे हो, किताबी ज्ञान ले रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की भू राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था, संविधान, आप सब कुछ से परिचित हो रहे हो, भूगोल, इतिहास, आप सबके कहीं न कहीं ज्ञाता बन रहे हो। तो ये जो ज्ञान का सागर आपके अंदर जाएगा ना, तो आपके आने वाले जनरेशन्स को भी इसका लाभ मिलता है। तो आईएएस की तैयारी तो एक कोर्स, एक जीवन के कोर्स की तरह है। जैसे हम लोग हेल्थ का कोर्स लेते हैं तो हम लोग अपने जो एक पीरियड होता है ना, जेस्टेशन पीरियड होता है, स्टूडेंट वाला, क्लास 6 से लेकर के 12 तक का एक रेजीम होता है जिसमें हम लोग को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है। वैसे ही फिर ग्रेजुएशन वाला होता है, फिर एमबीए करते हैं लोग। उसी तरह से आईएएस की तैयारी भी उन सभी प्रोफेशनल कोर्सेज से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा है। और इसका महत्व सिर्फ आर्थिक जीवन में नहीं आता है, इसका महत्व तो आपके वैचारिक, आपके आध्यात्मिक, आपके जो गुणवत्ता है जीवन की, उसको बहुत प्रभावित करता है। अगर कोई महिला है, मैंने देखा कि वो अगर हाउसवाइफ भी बन गई हैं, लेकिन आईएएस का तैयारी की हुई है और ढंग से की हुई है, सिर्फ नाम का नहीं, क्लासेस की हुई है, तो एज ए हाउसवाइफ भी वो बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनके बच्चे फिर बहुत प्रोग्रेसिव निकलते हैं और बच्चे उनको चीट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है, वो तो अनएम्प्लॉयड लोगों को पैदा करता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस अनएम्प्लॉयड, जो क्या बोले उसको, डिस्टॉर्टेड, अनशेप्ड, जिसका कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है, जिसकी कोई बहुत आकृति नहीं है, वो स्टूडेंट जानता नहीं कि आगे क्या होगा मेरे भविष्य का, उसको हम लोग बैठकर, हम लोग एक आर्किटेक्ट हैं, एक स्कल्प्टर हैं, हम लोग उसके जीवन को कहीं ना कहीं शेपअप करते हैं, उसके व्यक्तित्व को शेपअप करते हैं। तो हमारी भूमिका तब शुरू होती है जब आईएएस, जब बच्चे ग्रेजुएशन खत्म कर लेते हैं, तब हमारी भूमिका शुरू होती है। खैर, वैसे तो मुझे मालूम है एक थैंकलेस जॉब है, क्योंकि आईएएस बनने के बाद शायद ही कोई सोचता भी है इन पक्ष पे। कोई बात नहीं है। फिर आज लोग लिख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का क्लास कब शुरू होगा सर। आप लोग लगता है पीछे क्लास करते नहीं हो, क्योंकि इस विषय पे मैंने 10 बार बोल दिया। लॉकडाउन खत्म होते ही क्लास शुरू हो जाएगी। स्टूडियोज बंद हैं दिल्ली में, रोज एक बार बोलते हैं। खैर चलो, ये चार्ट क्लियर हुआ या नहीं? आज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हो? सर, मेरा प्यार तबाह हो गया है इस लॉकडाउन में। अगर तुम्हारा प्यार इस लॉकडाउन में तबाह हो गया है तो उसको प्यार कहो ही नहीं, फिर वो प्यार था ही नहीं। भूल जाओ, आगे बढ़ो। कोई बहुत अच्छा प्यार करने वाला या वाली तुम्हारे लिए नियति ने, अभी बताया ना मैंने कि दुख का अगर घड़ी आता है तो समझो कोई सुख का प्लॉटिंग
प्रकृति ने कर दिया है, सुख का कोई बड़ा सा आयाम तुम्हारे लिए जोड़ दिया है। ओके, ये क्लियर हो गया, थैंक यू। अब आगे लिखो। पवन में पहले में आते हैं इसमें, और आप लोगों को समझाते हैं, लिखवाएंगे बाद में, पहले समझाते हैं। आपको समझना है कि वैश्विक पवन कैसे उत्पन्न होता है, उसकी दिशा कैसे निर्धारित होती है, किन अक्षांशों पर ये पवन चलेंगे, आज सब कुछ क्लैरिटी होगा। मुझे ये बताओ, यह है 0 डिग्री या 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ है, ये लो प्रेशर है या हाई प्रेशर? ये क्या है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ये जो है 30 डिग्री, ये क्या है बताना? ये है 60 डिग्री, ये क्या है बताना? ये है 75 डिग्री। प्रेशर बेल्ट्स वाले मैप को फिर से देखने की आवश्यकता है, और प्रेशर बेल्ट वाले मैप को आप जैसे ही समझोगे वैसे ही आप पवन तंत्र को बना दोगे। बताओ, 30 डिग्री में क्या है? हाई प्रेशर है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। 60 डिग्री पे क्या है? लो प्रेशर। यहां क्या है? हाई प्रेशर। यहां भी है हाई प्रेशर, यहां भी है लो प्रेशर, और यहां भी है हाई प्रेशर। तो आपने हाई प्रेशर लो प्रेशर के लाइन को खींच लिया है। प्रेशर बेल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आशा है कि बिल्कुल क्लियर होगा, और आप लोग मोस्टली सब लोग सही लिख रहे हो। कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है तो हमारा यूट्यूब पे वीडियो देखो, उसमें क्लियर हो जाएगा। 5 बार देख लो, 3 बार देख लो। बार बार बोल रहे हैं कि कोरियोलिस फोर्स के लिए, क्लाउड के लिए, एक और है वेटलैंड पे मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, तो उसके लिए आपको जाना होगा, हमारे वीडियो देखने होंगे आपको। ये बताओ, हमने अभी आपको पीजीएफ बताया था, तो पीजीएफ को दिखाने वाली यह रेखा जो हम एरो दिखा रहे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पीजीएफ का लाइन हमने गलत बनाया है। रुक जाओ, इसमें कौन सा पीजीएफ का लाइन हमने गलत बनाया है। अभी पकड़ में आ जाएगा कितने लोग सीख रहे हो, कितने लोग नहीं। थैंक्स बोलने आए हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू। तुम्हारे वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन मैटर करता है। और एक बात याद रखो, घर में भी अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, सबके लिए 2 मधुर शब्द जरूर रखो, और छोटी छोटी बात पे उनको कॉम्प्लीमेंट्स दिया करो। छोटी छोटी बातों को नोटिस करो ना, तो बोला करो कि आपने ये किया मेरे लिए बहुत अच्छा है। 30 डिग्री साउथ से 7 डिग्री साउथ तक ऊपर के 4 गलत हैं, ये कौन है भाई? यहां देखो, हमने यहां एंगल बनाया है लो से हाई, तो ये तो गलत हो गया ना, ये गलत मैंने बनाया है पीजीएफ। यहां हमने बना दिया लो से हाई, ये पीजीएफ गलत हो गया। यहां हमने बनाया लो से हाई, ये गलत हो गया। यहां हमने लो से हाई बना दिया, ये भी गलत हो गया। यहां हमने हाई टू लो बना दिया, तो ये देखो सही है, यहां पे पीजीएफ सही दिख रहा है। यहां पे हाई टू लो है, ये भी सही पीजीएफ दिखाया हुआ है। तो हमने तो गलत बनाया हुआ था पीजीएफ। कुछ लोगों को 1 ही 2 नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। हाँ, एक लिख रहा है ऊपर के 4 गलत, 1 2 3 4 बिल्कुल सही। कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहा है क्लास में, हृदय को खुश करने वाली बात है।
सारे पीजीएफ को हम फिर से हटाते हैं, सारे पीजीएफ को फिर से हटा रहे हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ध्यान से देखो, नहीं तो ये सब फिर से पीजीएफ बना रहे हैं। देखो पीजीएफ कैसे बनेगा, हाई टू लो, सही बना। नीचे हाई है, ऊपर लो है, सही बना। ऊपर हाई है, नीचे लो है, सही बना। नीचे हाई है, ऊपर लो है। देखो ऐसे पीजीएफ काम कर रहा है, ऊपर हाई है, नीचे लो है, और नीचे हाई है, ऊपर लो है। अब सब पीजीएफ सही है या नहीं, बताओ। अब सब पीजीएफ सही है ना, बिल्कुल सही, अब परफेक्ट है। अब आप लोगों का आंख खुल चुका है। अब आप देखिए कि यहां 0 से 30 के बीच में पवन चलेगा। ध्यान से देखो, पवन बनने वाला है, वैश्विक पवन बनने वाला है, जिनके अक्षांश निर्धारित हैं। आपको मालूम है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का संचरण होगा, लेकिन जब वायु का संचरण होगा तो ये उत्तरी गोलार्ध है। ये देखो इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स के अनुसार पवन के दिशा में दाहिनी ओर विस्थापन होगा। तो अब बताओ, दाहिनी ओर इसका एक्स है या वाई, किधर विस्थापन करें? उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, एक्स की ओर, लोग लिख रहे हैं एक्स की ओर, इधर जा रहा है दाहिनी ओर, बिल्कुल सही, वेरी वेल डन। कुछ लोग वाई लिख रहा है, कभी नहीं सुधरोगे। ये देखो एक्स की ओर, और ये जो एंगल है, ये एंगल को थीटा मान लिया जाए तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ गए? लगभग 45 डिग्री, या इसको कर सकते हो लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री। यानी इस पूरे क्षेत्र में जो पवन होगा उसकी दिशा तो ऐसे हो गई, जो वास्तविक पवन है इसकी दिशा ऐसे हो गई। अब बताओ ये कौन सी दिशा से पवन आ रहा है? ये आ रहा है उत्तर पूर्व से, तो इसको हम लोग कहेंगे ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। कितना लोग समझा? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। इसे ट्रेड विंड क्यों कहते हैं ये हम बाद में समझाएंगे। अभी से बेचैनी क्यों हो रही तुमको? व्यापारिकपन पढ़ा के भाग तो नहीं गए ना? अभी भी इस क्लास में कुछ लोग ये सब हरकत करते रहता है। यहां देखो, ये एक्स की तरफ या वाई की तरफ, किधर जाएगा? जल्दी बताओ, एक्स की तरफ या वाई की तरफ? दक्षिणी गोलार्ध है
बाईं तरफ स्थापन होगा x या y की तरफ। बताओ लिख करके। y की तरफ एक लिख रहा है दक्षिणी गोलार्ध में x की तरफ, एक लिख रहा है दक्षिणी गोलार्ध में राइट की तरफ। देखिए इनको x और y लिखा हुआ है, फिर भी कितने बड़े, क्या बोलूं यार, मन तो अंदर से दुखी हो जाता है कि यह पवन इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट इधर होगा ना, इसका लेफ्ट तो इधर है, ये लेफ्ट इधर है ना इसका। तो ये जो पवन है इसकी दिशा इस प्रकार होगी, ये होगा साउथ ईस्ट ट्रेड। दोबारा वीडियो देखना, तीसरी बार वीडियो देखना। कुछ लोगों के बुद्धि में रहता है, शठ जिसको कहते हैं ना, उस तरह का रहता है बुद्धि। सामने दिख रहा है लेकिन उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, ऐसा बहुत लोग होता है। ज्ञान की बात बताते रहो, समझाते रहो, सामने ऐसे पत्थर की तरह देखते रहता है, ऐसा बहुत लोग होता है। हमारी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, देखना चाहिए कि तुम में से कितने लोगों का वही हाल है जो हम कह रहे हैं, तो तभी तो निकल पाओगे ना उससे। आखिर एक ही एक्सप्लेनेशन में हजारों बच्चे अच्छा करते हैं और वही 10, 20, 50 बच्चा क्यों ऐसा हो जाता है? यार हमारे क्लास से अगर नहीं सीख के ज्योग्राफी निकले, मैं क्या बोलूं। इतना आराम से समय देते हैं, डांट फटकार करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, डायग्राम्स बनाते रहते हैं। हमको लगता है कि गांव का एक बच्चा जो कहीं कहीं दूर बैठा है, जिसको कोई एजुकेशन नहीं मिला है, वो इसको समझते रहे। तुमको क्या लगता है कि इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही पढ़ाते हैं? तुम्हारे लिए हमने पूरा मेथड चेंज कर दिया है पढ़ाने का, पूरे जीएस को अलग मेथड से पढ़ाया है। क्लासेस देखो कितने लंबे चल रहे हैं ज्योग्राफी के। अब कुछ तो ऐसा भी लड़का है जो कि एसएमएस लिखते रहता है कि कब खत्म करोगे सर। खत्म करने का तो हम 5 दिन में ही खत्म कर दें। अब देखो, तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड क्यों है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड क्यों है? कोरियोलिस बल का प्रभाव है। पीजीएफ से दाब प्रवणता बल से बाईं ओर। अब यहां पे आइए, यहां आइए। आपको मैंने पढ़ाया है कि जो पीजीएफ जो कोरियोलिस फोर्स का मान है वो बढ़ता है किधर? ध्रुवों की ओर। क्यों बढ़ता है? हमारे YouTube चैनल पे जाके वीडियो 5 बार देखते रहो। तो ये पीजीएफ का मान बढ़ता है। अब यहां देखो कि ऊपर की तरफ कोरियोलिस इफेक्ट काम कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो है डायरेक्शन, अब बताओ एक्स की तरफ डिफ्लेक्शन होगा या वाई की तरफ? पवन का दिशा परिवर्तन होगा तो पीजीएफ में एक्स की तरफ होगा या वाई की तरफ? वाई की तरफ। आप सही जा रहे हो। देखो ऊपर जा रहा है ना पवन, तो राइट हैंड इधर है। यहां पे पवन नीचे आ रहा है तो इधर है, दिशा बदलना होगा। ऊपर जा रहा है, इधर है, वाई की तरफ। अब मुझे बताओ कि यहां पर 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा या 60 डिग्री का? थीटा एंगल क्या होगा, ज्यादा या कम? थीटा शैल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ज्यादा होगा। तो अब देखो जो पवन है
वो वाई नहीं होगा, पवन जेड होगा, और यहां पर इस तरह का पवन चलेगा, इस तरह से पवन चलेगा। अब ये लगभग पछुआ है, ये पूरी तरह से पछुआ नहीं है, यही है तुम्हारा पछुआ, ये लगभग पछुआ है। हालांकि पछुआ कहना गलत है, ये पूरी तरह से पछुआ नहीं है, लेकिन है ये पछुआ की तरह। पछुआ होना एक प्रतिभासित सत्य है, आभासिक सत्य है, लेकिन है ये पछुआ नहीं। एक्चुअली ये इसका डायरेक्शन होता है पछुआ का साउथ वेस्ट वेस्ट, या इसको तुम लिख लो वेस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट वेस्ट साउथ से आ रहा है ये। और पवन का नामकरण कैसे किया जाता है? जिस दिशा से पवन आती है वही पवन का नाम होता है, जिस दिशा में पवन जाती है वह उसका नाम नहीं होता है। पछुआ पवन पश्चिम से आ रही है, इसलिए उसको पछुआ कहे। पूर्वा पूर्व से आ रही है। अब यहां देखिए, नीचे आइए, एक से अवाई, नीचे आइए, एक से अवाई। अब ऐसे मत देखना, पवन नीचे आ रही है तो हम लोग इधर पलट के, इधर हमारा दक्षिणी ध्रुव है ना, तो इधर देखेंगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो हमारा राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। एंगल इसलिए बड़ा मेरे भाई साहब, क्योंकि आप कोरियोलिस फोर्स को नहीं समझ रहे हो, वीडियो नहीं देख रहे हो। अब मेरे साथ दोबारा ये प्रश्न मत पूछो। एंगल इसलिए बढ़ा कि मन तो करता है मूर्ख कहने का कि महामूर्ख, ये देखो क्या है, ये कोरियोलिस का इफेक्ट बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। गुस्सा मुझे बेवजह नहीं आता है, गुस्सा आता है वही बात 50 क्लास के बाद ही वही बात है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कोरियोलिस ध्रुवों की ओर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बार बार कह रहे हैं कि जाके देख लो एक बार। चलो, अब ये डिफ्लेक्शन होगा लेफ्टवर्ड, यानी वाई की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वाई ना होकर के यहां भी जेड डिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ये इस तरह से कोरियोलिस का मान बढ़ रहा है नीचे, तो ये भी हो गया तुम्हारा पछुआ। अब यहां आइए, यहां देखो, एक्स की तरफ डिफ्लेक्शन होगा या वाई की तरफ? बताओ जल्दी, एक्स की तरफ या वाई की तरफ? किधर डिफ्लेक्शन होगा? राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होना है, नीचे आ रहा है, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। अब डिफ्लेक्शन 45 होगा, 60 होगा या 90 होगा? कितना डिफ्लेक्शन होगा बताओ? ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा ना, और ज्यादा डिफ्लेक्शन अगर होगा तो इस दिशा में देखो, ये था 45 डिफ्लेक्शन, ये 45 डिफ्लेक्शन था, ये था 60 वाला डिफ्लेक्शन, और ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये 75 to 90 वाला होगा। तो एक्चुअली डिफ्लेक्शन होगा यहां पर जो थीटा एंगल होगा वो 75 to 90 डिग्री तक वेरी करेगा, और यहां पर जो वास्तविक पवन होगा वो इस तरह से चलेगा। ये देखो, इतना डिफ्लेक्शन होगा ये। तो ये जो पवन है ये तो पूर्व से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये कहलाएगी ध्रुवीय पूर्वा। और यहां भी देखो, यहां भी ये पवन लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, इधर लेफ्ट है, ये एक्स है, ये लेफ्ट है, वाई इसका राइट है, तो इसका भी डिफ्लेक्शन करो लगभग 90 डिग्री, 75 डिग्री डिफ्लेक्शन करो, तो ये पवन क्या कहलाएगी? यह भी लगभग पूर्व से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यह भी है ध्रुवीय पूर्वा। इस तरह से हमारा पूरा पवन तंत्र बन जाता है। अब दाब पेटियां, पवन तंत्र, इन दोनों को आप देख रहे हो स्पष्टतः, और देख सकते हो कि जहां पर व्यापारिक पवनें प्रवेश कर रही हैं वहां पर एक जोन ऑफ कन्वर्जेंस है, यहां पर एक जोन ऑफ कन्वर्जेंस है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहां वायु का अभिसरण हो रहा है, यहां वायु का अभिसरण हो रहा है, और इसी वायु के अभिसरण के क्षेत्र में जहां समुद्र का तापमान अधिक है, संवहन अधिक है, वर्षण अधिक है,
वहां पर डोलड्रम बन रहे हैं। कि डोलड्रम्स का पॉकेट है, ITCZ के अंदर में ही ये डोलड्रम्स का पॉकेट्स बन रहा है, क्लियरली देख सकते हो। इस तरह से डोलड्रम्स का पॉकेट इसके अंदर बन जाएगा। और ये हमारा ITCZ का क्षेत्र है जहां पे बहुत अधिक वर्षा होती है। इस पे ITCZ पे हम बहुत डिटेल बताएंगे आपको। मानसून में इसका यूज होता है और सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने से भी ये सारी दाब पेटियां ऊपर नीचे होती है, जो कल हम क्लास में समझाएंगे। और पूरे दाब पेटियों का संबंध है, पवन तंत्र का संबंध है विश्व के जलवायु से, वो भी आपको कल समझाएंगे। यहां पर आइए, तो यहां भी ध्रुवीय पूर्वा, ये ध्रुवीय पूर्वा क्या है? कोल्ड। और ये पछुआ क्या है? यह है वार्म। तो इन दोनों का भी अभिसरण क्षेत्र बनता है, लेकिन ये अभिसरण क्षेत्र जो होता है वो ITCZ की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ये वेव की तरह होता है। और यही साइक्लोनिक वेव या फ्रंटल वेव यही कहलाता है। ये इस तरह से वेव ही होता है। ये भी वर्षण का, भीषण वर्षण का क्षेत्र होगा। फ्रंटोजेनेसिस का, साइक्लोजेनेसिस का यही क्षेत्र होता है। ये जो नीचे तुम देख रहे हो ना वेव बनते हुए, यहां पर ये कोल्ड एयर अंदर घुस रही है और यहां पर ये वार्म एयर इधर ऐसे घुस रही है एक दूसरे के क्षेत्र में। यहां ये कोल्ड एयर नीचे की ओर घुस रही है, वार्म एयर ऊपर की ओर पुश कर रही है। तो ये भी कहलाता है टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन। ये कहलाएगा टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन। आप इसको देखो और इस वीडियो को बार बार देखो, समझने की कोशिश करो। मैंने जनरल स्टडीज के हिसाब से पवन तंत्र और दाब पेटियों का जो रिलेशनशिप है उसको मैंने समझाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं। थैंक यू आज के लिए। कल मिलते हैं और कल इसका पूरा डिटेल्ड अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।